Hello everyone, again welcome back to Sharda Academy. The YouTube channel of Sharda Academy is here. So we are going to start another very important one short revision of chapter number second, that is unit number second, current electricity. Current electricity. Last time we have covered current electrostatics. आज हम कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली वो बच्चे जो इस चैप्टर से परेशान रहते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, वोल्टेज की डायरेक्शन क्या लेनी है, दोनों की डायरेक्शन को पॉजिटिव कब लेना है, किसकी डायरेक्शन पॉजिटिव किसकी नेगेटिव. तो डायरेक्शंस का बहुत फंडा है. बहुत इजी यूनिट है ये, बहुत इजी यूनिट है. इसके अंदर हम करंट की बात करने वाले हैं, इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले हैं. जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज. और उसके लिए हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है, जिस प्रिंसिपल बेस्ड है ये व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे. उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, ये भी पढ़ेंगे. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जिसमें से हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है. तो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं. उससे पहले हम करंट की बात करेंगे, करंट की टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें. अगर आप इस वन शॉट वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका ये मेरा श्योरिटी मैं आपको दिला रहा हूँ कि आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. सारे फॉर्मूलाज पे वर्क करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके बेसिक्स करंट के बारे में. ठीक है, करंट के बारे में स्टार्ट करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक करंट सबको पता होगा क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेट फ्लो होता है, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू एनी वायर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. जो नेट चार्ज फ्लो होगा यूनिट टाइम के अंदर, या बोले द रेट ऑफ नेट फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, द रेट ऑफ नेट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब टाइम के साथ कंपेयर करेंगे. एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है बेटा. अब करंट की टाइप्स की बात करेंगे. करंट की दो टाइप्स हो सकती हैं. ऑन बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे करंट की वी कैन क्लासीफाई द करंट टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में हम करंट को क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है डायरेक्ट करंट, ठीक है, और उसके बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स बातों से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक की बातों पे जाएंगे हम. ठीक है, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे. अब वो डायरेक्ट करंट क्या होता है, जैसे हम कोई डायग्राम बनाएं. डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसका जो करंट का मैग्नीट्यूड है अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ऐसे करंट को डायरेक्ट करंट बोलेंगे. ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा, जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, ये होगा ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ये तो बेसिक सी बातें हैं, सबको पता होंगी. डायरेक्ट करंट जिसका जो मैग्नीट्यूड है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा. तो ये हमने बात की करंट की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे करंट दो टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं करंट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल. बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे कई बार मार खा जाते हैं. तो नेचर हम किसके बेस पे डिफाइन करने वाले हैं, हम बेस पे डिफाइन करेंगे टाइम इंटरवल पर. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल. अब टाइम के बेस पे करंट को दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द एवरेज करंट एंड सेकंड वन इज द इंस्टेंटेनियस करंट. एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, सम टाइम बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें डेरिवेटिव लेना है या फिर डेल्टा लेना है, चेंज लेना है. तो जब करंट का एवरेज दे रखा हो, आपको एवरेज करंट पूछा हो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक, तो आप करंट का फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज द एवरेज करंट फॉर्मूला, राइट. ऐसे ही इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी मीन्स आपको डिफरेंशिएशन करना है चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है, ये तो करंट की क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. एक करंट की क्लासिफिकेशन पड़ी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. ठीक है बेटा, देख लीजिए. यस बेटा, नेक्स्ट आगे कवर करते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूला करंट के जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन दे रखा हो तो कुछ फॉर्मूलाज को हम ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें, अगर आपको I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला पता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और आपको दे दिया ग्राफ, आपको ग्राफ दिया उसने I और T का, IT ग्राफ. ठीक है, IT ग्राफ कुछ ऐसी शेप का ग्राफ दे दिया, ऐसा ग्राफ दे दिया कुछ. ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया. तो आपको ग्राफ से आपको क्या निकालना है, बेसिकली वो बोलेगा ग्राफ से आपको चार्ज निकालना है.
ग्राफ से क्या निकालना है, आईटी ग्राफ से चार्ज की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, आईटी ग्राफ से अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा dq by dt अभी पढ़ा भी था, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, q आ जाएगा i dt। अब i dt क्या है, i dt इस ग्राफ का एरिया है, ठीक है। तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ, एरिया अंडर आईटी ग्राफ हमें क्या देगा बेटा, एरिया अंडर आईटी ग्राफ हमें देगा चार्ज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज, वो देगा आपको चार्ज, ठीक है, गिव्स चार्ज। तो जब आपको चार्ज निकालना हो तो आप आईटी ग्राफ का क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है इसमें, ठीक है। तो अभी कुछ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, अभी अपने करंट टॉपिक पे आएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आईटी ग्राफ अगर आपको दे रखा हो तो आप उसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने से आप क्या निकाल पाएंगे, चार्ज, ठीक है। कैसे निकालेंगे, किसी को डाउट हो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालिए। मान लो आपने छोटा सा एरिया चूज किया, ये टाइम t1 से t2 तक, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक रेक्टेंगल शेप अपीयर हो रही है, i इंटू टी या इंटू डी टी, छोटा सा टाइम लिया, i इंटू डी टी, आई डी टी क्या होगा, आई डी टी चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट इसका। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक, अगर हम किसी कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखें, किस पे रखें, रूम टेम्परेचर पर, तो कंडक्टर कैसे बिहेव करता है वो देख लेते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे किसी कंडक्टर की, डिस्कशन ऑफ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, चाहूं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं। फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पुट अप होके आते हैं और आपको चैप्टर की फील आनी चाहिए। ये नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया, सब चैनल्स पे यही चल रहा है, फॉर्मूला करा रहे हैं, डायरेक्ट रिवीजन हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं फील कराऊंगा कंडक्टर की जो डिस्कशन है रूम टेम्परेचर पे कैसे होती है, तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगा, तभी अगला पार्ट समझ में आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले आपको कंडक्टर की डिस्कशन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसे होती है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कंडक्टर है, तो कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उसकी स्पेशलिटी है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 to the power 28, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रूम टेम्परेचर पर जब रखेंगे तो रैंडमली मूव करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा गैस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, वैसे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मोशन रहता है, रैंडम मोशन रहता है, कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके आप बिहेवियर को, जैसे रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर बिहेव कर रहा है, वैसे आप गैस के मॉलिक्यूल के मोशन से आप इसको फील कर सकते हैं। जैसे गैस के मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस होता है, और हर एक की जो एवरेज वेलोसिटी आती है, हर एक की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आती है, थर्मल वेलोसिटी हर एक की अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड आती है। ये भी हमने गैस के फॉर्मूला से निकाली। अगर हम किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कितनी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली एक्वायर करेंगे, 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। इसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से आई है, ठीक है बेटा। अब अगर हम सब इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी को ऐड कर दें, सब इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी को ऐड कर दें, तो एवरेज कम्स आउट टू बी जीरो, एवरेज कम्स आउट टू बी जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, जीरो। क्यों होती है जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन के कारण, ड्यू टू रैंडमनेस के कारण, ठीक है। इसका मतलब रैंडमनेस के कारण आएगी तो कुछ अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब नेट अफेक्ट कितना आएगा, जीरो, ठीक है। इसी वजह से कंडक्टर को अगर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। रीजन भी क्या है, ड्यू टू देयर रैंडमनेस, ठीक है। अब अगर हम किसी कंडक्टर को कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दें, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दें, किसी बैटरी से कनेक्ट करें, तो क्या होगा, ये बच्चे ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका अल्टीमेटली क्या हमारा जो रिजल्ट निकाले, हम रिजल्ट ये निकालें कि रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर को रखते हैं तो वैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन्स उसके जैसे मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं गैस के अंदर, रैंडम मोशन होगा तो नेट इफेक्ट आएगा जीरो। लेकिन हर एक की इंडिविजुअल वेलोसिटी काफी लार्ज होती है, दैट इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें। अगर हम कंडक्टर को बिहेवियर ऑफ कंडक्टर कंडक्टर का बिहेवियर ऑफ कंडक्टर
इन ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम कंडक्टर के अक्रॉस ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब क्या है, किसी बैटरी से कनेक्ट करना, किसी बैटरी से कनेक्ट करना, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस देना। ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन था वो रैंडम मोशन था, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया, की को हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर होगा क्या, ये पॉजिटिव एंड बन गया कंडक्टर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये नेगेटिव एंड हो गया। तो अभी भी रैंडमनेस तो है, लेकिन अब रैंडमनेस हो जाएगी कम। जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएगा। किस तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। तो सब रैंडमनेस तो है, अभी भी इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अब सबकी जो ड्रिफ्ट है ना, सबकी ड्रिफ्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गई। ये ड्रिफ्ट आ गई, देखो ये ड्रिफ्ट आ गई, सबकी ड्रिफ्ट एक ही डायरेक्शन में आ रही है, ये ड्रिफ्ट है। और सबकी ड्रिफ्ट को ऐड करोगे ना, सबकी ड्रिफ्ट को जब ऐड करोगे तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ रही है। तो नेट फ्लो ये छोटा छोटा देखा जाए, सबका ऐड होके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो वो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी स्मॉल है, देख लो, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसी ड्रिफ्ट की वजह से ही करंट फ्लो करता है, इसी ड्रिफ्ट की वजह से ही बल्ब ग्लो करता है, इसी ड्रिफ्ट की वजह से ही आपके अप्लायंसेस वर्क करते हैं। अब आप सोचोगे सर, अगर इतना छोटा ड्रिफ्ट है, अगर इतना छोटा ड्रिफ्ट है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड की ड्रिफ्ट है, तो अगर हम स्विच ऑन करते हैं लाइट को, तो एकदम से हमारा स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन क्यों हो जाती है। ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर ड्रिफ्ट बहुत स्मॉल है, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आपने, ड्रिफ्ट आई, ड्रिफ्ट बहुत स्मॉल आई, अगर वेलोसिटी स्मॉल है, धीरे धीरे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे मोशन हो रहा है, तो एकदम से कैसे बल्ब ग्लो हो जाता है। उसका रीजन क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करेगी लाइट की स्पीड से, और लाइट की स्पीड तो सबसे ज्यादा होती है, तो रीजन यही है, अगर लाइट जैसे आपने ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम फॉर्म हुई, और ड्रिफ्ट चाहे कम हो लेकिन एकदम से एनर्जी को यहां से यहां पहुंचाएगी, एकदम से क्या होगा, एकदम से बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कम होने के बाद भी क्यों रीजन क्या है, क्यों बल्ब एकदम ग्लो हो जाता है, तो रीजन लिखेंगे बिकॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उससे मैच करती है, इसलिए ड्रिफ्ट कम होने के बाद भी इंस्टेंटेनियस हमारे पास करंट आता है। तो ये हो गया बिहेवियर कंडक्टर का ऑन द अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी तो हमने पढ़ ली थी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, अगर आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जाए, तो अब आपने पढ़ तो लिया वैसे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, जिस ड्रिफ्ट से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड कंडक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है करंट फ्लो कराने के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पढ़ने वाले हैं वो है -e τ/m। चीजों को समझना जरूरी है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से आया है, फॉर्मूला याद कीजिए, Vd इज इक्वल टू -e τ/m। Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हर एक क्वांटिटी को समझिए, अगर क्वांटिटी को समझेंगे तो फॉर्मूला की फील आएगी कि कैसे क्या रिलेट कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो कोलिजन भी करेंगे। कोलिजन करेंगे किसके साथ भी कोलिजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ भी कर सकते हैं, एटम के साथ भी, आयन के साथ भी। तो कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ये एवरेज है, इनफैक्ट हम बोले ना ये एवरेज, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी लिया हमने, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात करें नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन का रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव कंडक्टर की, और ड्रिफ्ट कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर इस सबको मैं रब कर दूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ड्रिफ्ट इधर हो रही है, ड्रिफ्ट है ये ड्रिफ्ट हो रही है, और ड्रिफ्ट की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट है, इसलिए आया माइनस, ठीक है बेटा। तो पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो समझने वाला है, पहले तो अब तक बेसिक ही फॉर्मूला थे। तो ये हो गया हमारे पास कंडक्टर का बिहेवियर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे कवर करते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोबिलिटी।
मोबिलिटी, और मोबिलिटी का सिंबल होता है, सिंबल तो कुछ भी हो सकता है वैसे, हम जो डिस्क्राइब करके चल रहे हैं, म्यू। किसकी होती है मोबिलिटी? मोबिलिटी होती है चार्ज कैरियर की। किसकी होती है बेटा? चार्ज कैरियर की। अब चार्ज कैरियर क्या होते हैं? जो चार्ज को कैरी करते हैं। जैसे आपने पढ़ा मेटल के अंदर करंट कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रॉन्स ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, उसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। NaCl की बात करें, पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसके अंदर आयंस होते हैं। आगे और भी बहुत सारे इंसुलेटर के अंदर भी होते हैं। अगर उसको हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दें, हाई टेम्परेचर दें, तो वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, सबके अलग अलग। लेकिन हमने बात करनी है यहाँ पर चार्ज कैरियर की, ठीक है। जनरली चार्ज कैरियर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग करंट। अब मेन बात क्या है, कोई भी अगर टर्म का जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो उसी में उसका मीनिंग होता है। तो मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या? अभी आपने देखा, अगर किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर रखते हैं तो रैंडमनेस के कारण मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट आती रहती है, ठीक है। अब हमने करंट की से रिलेटेड बात करनी है। तो मोबिलिटी, एबिलिटी टू मूव, चार्ज कैरियर, जिस चार्ज कैरियर के पास ज्यादा एबिलिटी होगी मूव करने की, उसको हम बोलेंगे मोबिलिटी। जब भी हम कोई टर्म पढ़े, जैसे मोबिलिटी पढ़ी, तो उसके साथ ना कोई भी क्वांटिटी पढ़े, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, तो उसके साथ ना एक टैग लाइन अटैच कर लें। अब मोबिलिटी के साथ क्या टैग लाइन अटैच करेंगे? एबिलिटी टू मूव। तो जिस चार्ज कैरियर के पास मूव करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब मूव करने की एबिलिटी, मतलब हम यहां पर कंपेयर करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मूव करेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, तो मोबिलिटी कितनी ज्यादा होगी? फॉर्मूला समझिए, जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कब? अब ड्रिफ्ट कब आती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, उतनी मोबिलिटी ज्यादा होगी। सारी टर्म समझो, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? VD बाय E। अब VD तो डायरेक्टली है, E इनवर्सली है। ऐसा क्यों? VD डायरेक्टली इसलिए क्योंकि जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा उतनी मोबिलिटी ज्यादा, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर उसके क्रॉस ज्यादा मोबिलिटी आ रही है, तो ऑब्वियस है कि उसका म्यू ज्यादा है। तो दोनों का, इसका डायरेक्टली होगा, इसका इनवर्सली होगा, ठीक है। अब इसको आगे फॉर्मूला बनाना है, चाहे बना सकते हैं। अभी पढ़ के आए थे मैग्नीट्यूड, अगर हम VD को साइन छोड़ दें, साइन की, क्योंकि यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू का दूसरा फॉर्मूला आया E टाउ बाय M। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E टाउ बाय M। आपसे पूछा जाए, आपके पास दो चार्ज कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, भैया बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? ठीक है। अब आप खुद समझिए, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है और जो हल्की चीज होती है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दोनों को दी, दोनों चार्ज कैरियर को, तो बताइए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी या होल की? इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना, होल प्रोटॉन से नेग्लिजिबल होता है ऑलमोस्ट। तो अगर जो बहुत लाइटर है तो वो ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है। उसको मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन हैज, दोनों चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन हैज मोर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन हैज मोर मोबिलिटी देन प्रोटॉन्स, समझिए बात को, देन प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट होगा वो ज्यादा बनेगा। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एबिलिटी है मूव करने की, ठीक है। अब आप यहां से भी समझ सकते हैं, देखो क्या रीजन है, बिकॉज म्यू, देखिए मोबिलिटी का मास के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। मोबिलिटी का मास के साथ अगर इनवर्सली रिलेशन है माय डियर, तो बताओ अगर मास इलेक्ट्रॉन का कम है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी प्रोटॉन से। बहुत इजी शब्दों में समझाया जा रहा है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई इलेक्ट्रॉन हैज मोर मोबिलिटी देन प्रोटॉन, बताइए कौन सा रीजन है। तो सारे कंसेप्ट तो आपको आने चाहिए। तो ये हमारे पास मोबिलिटी के बारे में हो गया, ठीक है। अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप बना लेंगे और समझ भी लेंगे जल्दी। तो मोबिलिटी की अगर हम ऐसे यूनिट बनाए, एक तो बनेगी मीटर पर सेकंड, हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है तो मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम, ठीक है। एक तो ये बन गई। दूसरी क्या हो सकती है? मीटर पर सेकंड तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की dV/dr से वोल्ट पर मीटर बन सकती है, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर लिखेंगे तो बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। ये दो यूनिट हो सकती हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला भी ऐसे बना सकते हैं बेटा। चलो आगे चलते हैं, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
चलो नेक्स्ट कवर करते हैं, एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके बीच में रिलेशन पढ़ना है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई और वी के बीच में। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आएगी तो करंट भी नहीं आएगा, ये भी ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि रेंडमनेस होगी अदरवाइज। तो NEAVD ये तो है मैग्नीट्यूड वाइज। अगर आप डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो माइनस लगा देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में है ये। अब इसको फील कीजिए फॉर्मूला को, डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से फील करेंगे, हर क्वांटिटी को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए, इनवर्सली, किस फैक्टर से क्या फर्क पड़ेगा करंट पे। अब यहां पर n क्या है, पहले तो n समझो। यहां पर n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम n बोलते हैं। इसको दूसरा नाम दे सकते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ज्यादा टर्म यूज होती है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। अब n डिसाइड करेगा। देखो कंडक्टर, कोई कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर है, कोई कंडक्टर उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं है। जैसे हम बात करें, हम बोलते हैं सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है। रीजन क्या है? रीजन ये है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो ज्यादा होता है। अब जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा उतना ड्रिफ्ट ज्यादा है, उतना ज्यादा मूव करेंगे, उतना ज्यादा, उतना फ्लो ज्यादा होगा। अगर उतना फ्लो ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा करंट बनेगा। तो आई के साथ n का कैसा रिलेशन होना चाहिए? डायरेक्टली, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी डायरेक्टली है। एरिया ऑफ कंडक्टर, जितना कंडक्टर का एरिया बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी। और आई का वीडी के साथ भी देख सकते हैं कैसा रिलेशन है, जितना ज्यादा ड्रिफ्ट उतना करंट ज्यादा। ड्रिफ्ट नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, ड्रिफ्ट नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बात समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अब हम बात नोट, एक नोट मैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखिए। आपसे पूछा है भी करंट कैरिंग कंडक्टर बताओ उस पे कौन सा चार्ज होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, मोस्टली बच्चे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, कोई बोलेगा नेगेटिव चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखिए क्या है। मान लो एक कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होता है, अभी आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो जितना चार्ज यहां से एंटर कर रहा है उतना चार्ज यहां से लीव कर रहा है। इसके अंदर कोई चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा, चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा है इसके अंदर, चार्ज यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन यहां से गए, यहां से बाहर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन है। बताओ, जितना चार्ज एंटर किया उतना लीव कर गया, कोई चार्ज की एक्यूमुलेशन नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? 0। तो ये बात ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसमें? करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? बिकॉज चार्ज एंटरिंग एट वन एंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज एंटरिंग एट वन एंड इज इक्वल टू चार्ज लीविंग एट अदर एंड, चार्ज लीविंग एट अदर एंड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका? करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। तो आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट करंट डेंसिटी के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट टर्म करंट डेंसिटी। देखो इसमें ना नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हैं, लेकिन उसी वजह से बच्चा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसको फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। तो फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टर्म है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सिंबल है जी, करंट डेंसिटी। अब एक तो हमने करंट पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं करंट डेंसिटी। दोनों में क्या फर्क है? अगर हम डेंसिटी के लॉजिक लगाएं तो डेंसिटी का लॉजिक होगा, डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी पढ़ा आपने, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं ऐसे वर्ड लगा दूं लीनियर डेंसिटी, तो लीनियर डेंसिटी क्या समझोगे?
ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी बोलूं तो लीनियर मतलब उसके पास सिर्फ लेंथ है, उसके पास सिर्फ लेंथ है, तो आप बोलोगे मास बाय लेंथ। अगर एरिया डेंसिटी बोलूं मास बाय एरिया, ठीक है। ऐसे अब यहां पर देखो एक कंडक्टर आपके पास है, एक कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर है, आपने इसमें कोई करंट लगा रखा है तो करंट इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसे चार्ज आ रहा है इसमें, ठीक है, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। अब इस कंडक्टर के पास कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो इसके पास अगर क्रॉस सेक्शन एरिया तो आप इसमें बोलोगे करंट डेंसिटी का सिंबल है जे, तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। देखो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर के पास क्रॉस सेक्शन एरिया है और डेंसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। अगर उसके पास एरिया ही है तो आप यहां पर एरिया लिखो क्योंकि उसकी थर्ड साइड नेग्लिजिबल है, तो करंट पर यूनिट एरिया इज द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, J इज इक्वल टू आई बाय ए, J इज इक्वल टू आई बाय ए। अब करंट डेंसिटी को फील करते हैं, करंट डेंसिटी की क्या नीड है, क्यों बनाई है, करंट और करंट डेंसिटी में क्या फर्क है। जो करंट होता है, करंट और करंट डेंसिटी में क्या फर्क होता है, समझिए ध्यान से। करंट डेंसिटी, ये डिफरेंस समझ लेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस भी पता लग जाएगा, साथ में अच्छे से क्लियर भी रहेगा, इजीली भूलोगे नहीं चीजों को। करंट होता है पूरे कंडक्टर के लिए, मान लो यहां से जो चार्ज भेजा, टोटल चार्ज फ्लो ऑन बाय टोटल टाइम, ऐसा करंट पड़ा है ना, जो चार्ज यहां से भेजा, जो चार्ज यहां से आ रहा है, चार्ज का रेट क्या है, मतलब करंट होता है फॉर होल कंडक्टर, होल कंडक्टर के लिए करंट होता है मेनली, ठीक है। अब करंट डेंसिटी हमने क्यों बनाई है, करंट डेंसिटी होती है यूनिट एरिया के लिए। मान लो आपको करंट डेंसिटी चाहिए तो आप यहाँ पे एक यूनिट एरिया लोगे, या आपने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, इसमें से जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, जितना करंट फ्लो कर रहा होगा, उसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी होती है फॉर अ पॉइंट इन अ कंडक्टर, पॉइंट मतलब यूनिट एरिया इन ए कंडक्टर, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की टर्म है ये, ठीक है, फॉर ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। सेकेंड, ये स्केलर क्वांटिटी होती है करंट, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, अगर आप इस एरिया की डायरेक्शन चेंज करते रहोगे, आपने मान लो एरिया ऐसे रख दिया, करंट तो अभी भी उतना था लेकिन यहां पे तो कुछ गया ही नहीं, तो एरिया की ओरिएंटेशन से, शेप से करंट की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड क्या होगा, करंट जो होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल की होती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल की क्वांटिटी, और ये होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल की क्वांटिटी। दिस इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। ये तो करंट और करंट डेंसिटी में डिफरेंस हो गया। अगर करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर गिव्स करंट। तो सॉल्व करोगे तो जे ए कॉस थीटा आ जाएगा, जे ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। ऐसा यूनिट पूछा जाए करंट डेंसिटी की तो क्या बोलोगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बोलोगे, ए एल माइनस 2, ये सब चीजें हो जाएंगी। वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी बातें करंट डेंसिटी की आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर इतनी बातें याद रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला आपको सारे समझ में आते रहेंगे। तो करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी इज फॉर पॉइंट इन अ कंडक्टर एंड करंट इज फॉर होल कंडक्टर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अभी आगे स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ, जो कि 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ आगे हम एडवांसमेंट करेंगे, आगे कुछ फॉर्मूला एक्सटेंशन में फॉर्मूलाज आएंगे, वो पढ़ेंगे, वो याद रखने हैं। तो ओहम्स लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबको पता होगा, ओहम्स लॉ सुनते ही सबके माइंड में आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो तब होगा अगर फिजिकल कंडीशन कौन सी कंडीशन बेटा, सबसे पहली कंडीशन टेम्परेचर, फिर प्रेशर, और भी कंडीशंस हैं। अगर ये फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी, इज केप्ट कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तब जाकर हम बात कर सकते हैं ओहम्स लॉ की। देन वी कैन से दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो ओहम्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे किसी कंडक्टर के अक्रॉस, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो V इक्वल टू IR वेयर R इज ए कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, सबको पता है। अब सम टाइम क्या करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, या करंट को डबल कर दें रेजिस्टेंस का काम क्या होगा।
तो देखिए अगर आपने यहाँ पर बोला R क्या है, कांस्टेंट है, तो वोल्टेज को डबल करने से करंट में रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आपने वोल्टेज को 2 टाइम्स किया तो करंट भी तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी तो आपने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों कट के फिर से क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस डजंट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ R, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ R does not depend on V and I। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करती है R की वैल्यू, तो आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से 10th क्लास में। द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड इज एरिया ऑफ कंडक्टर इनवर्सली टू एरिया, ठीक है। थर्ड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। फोर्थ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ये है ओहम्स लॉ। तो R क्या है, R इज ए कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं, फटाफट से कवर करते हैं। चीजें तो हम पहले ही कर चुके हैं, 10th क्लास में भी कर चुके हैं, ये अभी भी सबको याद होंगी। तो अभी पढ़ा आपने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज अ कांस्टेंट नेम्ड एज R। ठीक है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला मेनली पढ़ना है वो देखे ध्यान से। अब V की वैल्यू अगर हम रखें, यहाँ पर I की वैल्यू रखें, तो सॉल्व करने से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जो कि कांस्टेंट ही होता है, इसकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। याद रखना है mL/ne² a tau, mL/ne² a tau, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस बिकॉज दिस ऑल आर कांस्टेंट्स। ये सारे कांस्टेंट है। बात करते हैं मास की। मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, सारे कांस्टेंट है। मास एंड चार्ज इज अ कांस्टेंट। लेंथ एंड एरिया फॉर ए गिवन कंडक्टर, अगर आपने कंडक्टर कंसीडर कर लिया, उसका लेंथ एरिया भी चेंज नहीं होगा, उसका लेंथ एरिया वही रहेगा। नंबर डेंसिटी, अगर मटेरियल सेम है तो नंबर डेंसिटी भी सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है। ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम है तो रिलैक्सेशन टाइम भी सेम है, टेम्परेचर सेम है तो रिलैक्सेशन टाइम भी सेम है। तो ये सारी कंडीशन हमने ओह्म्स लॉ में ली थी। टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, फॉर ए गिवन मटेरियल, तो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या रखना है, mL/ne² a tau। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ड्राइव करने जाएंगे कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट समझो लेकिन फील करो फॉर्मूला को। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और ये सारे कांस्टेंट ही हैं फॉर ए गिवन टेम्परेचर, फॉर ए गिवन मटेरियल, फॉर ए गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट आ गए, mL/ne² a tau। ठीक है बेटा, ये तो आया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आपने रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करोगे, रो आएगा L/A, वेयर रो इज ए रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के अलावा क्या बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारे पास रो का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से बना सकते हैं RA/L, और R का फॉर्मूला रो L/A। तो अगर R की जगह मैं यहां पर रो L/A रख दूं तो ये आ गया mL/ne² a tau। तो ये L से L कैंसिल आउट हो गया, इसको भी स्मॉल रख देते हैं, LA। तो रो का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है m/ne² tau। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रो। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। R इज इक्वल टू mL/ne² a tau, और L और A को आप यहाँ पर 1 रख दोगे या 1 रख दोगे या फिर गायब कर दोगे, तो m/ne² tau इज फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो R का फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ओह्म्स लॉ से दो चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, दोनों के रेसिप्रोकल भी पता होने चाहिए। रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, सिंबल होता है G, होता क्या कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट बना सकते हो, ऐसा यूनिट होगी इसकी 1/ओहम। तो ओहम इनवर्स, या फिर बोल सकते हो आप इसको महो। ठीक है, या फिर और सीमन, ये तीनों एक ही बात है। उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बेटा क्या होगी, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा 1/रो। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या बनेगी, ऐसा यूनिट बनेगी इसकी ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, महो और मीटर इनवर्स बोल सकते हैं इसको, या सीमन मीटर इनवर्स। ये सारी टर्म इसकी बन जाएंगी। बहुत इजी चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक
माइंडसेट किया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, देखो लास्ट तक हम ऐसे स्मूथली चलेंगे, हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चलते हैं, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, अब इसके रिलेशन समझते हैं। ये सब आसान आसान चीजें हैं, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। एक रिलेशन समझना है, बहुत रिलेशन बढ़िया, बहुत बढ़िया रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन का नाम है करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन है, करंट डेंसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के साथ भी बना सकते हैं। मेनली सिंबल से ध्यान रखेंगे, जे सिग्मा ई एंड सिग्मा, इनमें रिलेशन चाहिए, जे ई और सिग्मा। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, ठीक है। तो रिलेशन याद रखना डायरेक्ट, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ की कोई नीड नहीं है, एज इट इज, ऐसे कि हमारा पेपर भी एमसीक्यू टाइप है, तो हमें क्या फॉर्मूला ड्राइव करने हैं, ड्राइव करने कोई नीड नहीं है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या है? करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो सारी क्वांटिटी हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब सिग्मा होता है 1/ρ, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1/ρ इंटू ई, ये बात भी आपको याद रखनी है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो ग्राफ समझिए। ग्राफ अगर हमारे पास करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो, तो उसका स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप ऑफ जे ई ग्राफ, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमें क्या देगा? देखिए ध्यान से। अब हमेशा ध्यान रखना, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा से परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है जे, बेस है ई, और जे बाई ई क्या होगा? सिग्मा। जे बाई क्या होगा? सिग्मा। तो स्लोप ऑफ जे ई ग्राफ गिव्स कंडक्टिविटी। अगर ए यहां पर ई हो, यहां पर जे हो, तो उल्टा कर दो ग्राफ, ई बाई जे आ जाएगा, जो होगा 1/σ, दैट इज रो। तो स्लोप समझ में आ गया होगा बेटा, उम्मीद करता हूं। तो ये आगे चलते हैं, हम इससे आगे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए ओहम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है, बताओ भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ओहम्स लॉ की होती है यही, जे इक्वल, जो भी आपने पढ़ा था, सिग्मा इंटू ई वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, और कुछ नहीं है, ये ओहम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? चलो उसके बाद हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं। ओहम्स लॉ की ना कुछ लिमिटेशन होते हैं बेटा, लिमिटेशंस क्या है वो पढ़ेंगे, उससे पहले कि ये बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ओहम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओहम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब इसका मतलब यह है कि सारे डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, सबका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं है? एग्जांपल लें डायोड्स, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें ट्रांजिस्टर, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, इनका ग्राफ वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इनका वी आई ग्राफ ऐसा रहता है, इसका ऐसे वी आई ग्राफ रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ओहम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं होता, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। कौन से डिवाइसेस ऐसे हैं? तो लिमिटेशन क्या हुई? लिमिटेशन हुई ओहम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बिकॉज ऑल डिवाइसेस डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करें हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करेंगे, ठीक है। दोनों की एक ही बात है, चाहे रेजिस्टेंस हो रेजिस्टिविटी हो, एक ही वे से आप समझ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, या टेम्परेचर वेरिएशन भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन लिख देते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कैसे टेम्परेचर वेरी करता है? टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये सब कुछ। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो जरूर प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए, राइट बेटा। चलो अब आगे,
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स की। फॉर मेटल्स के लिए कैसे वेरी करता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से, मेटल्स की बात करें या फिर उसको बोले कंडक्टर्स की बात करें। ठीक है, बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करें, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल, होगा क्या? मेटल का आपने पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, R इज इक्वल टू ml बाय एन ई स्क्वेयर ए टाओ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर नहीं है, ध्यान रखना, ये रिलैक्सेशन टाइम है। अगर ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा? R इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। या फिर हम बोले रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब कितनी इंक्रीज होगी उसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ना है, R इज इक्वल टू आर नोट। डायरेक्ट याद कीजिए, बहुत अच्छा। R मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझिए इस बात को। या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो नोट। रेजिस्टिविटी के लिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सारी टर्म्स को समझना। ठीक है, R क्या है, R नोट क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से लिखूं, इस फॉर्मूले के बारे में लिखूं, R क्या है? R इज ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर लिख सकते हैं, एनी टेम्परेचर। ठीक है, T। R नोट क्या है? R नोट कैन बी ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। R नोट क्या हो सकता है बेटा? इनिशियल रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर R नोट इज द रेफरेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, रेफरेंस रेजिस्टेंस को R नोट लेना है। ये हो सकता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा टी में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी हम लिख सकते हैं R नोट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 या T माइनस T नोट भी लिखा जा सकता है। तो T2 क्या है? ठीक है, ऑब्जर्व टेम्परेचर, ये T2 हो गया। और रेफरेंस टेम्परेचर क्या हो गया? T1 हो गया। रेफरेंस टेम्परेचर हो गया हमारे पास T1। तो सिंपल से समझिए, सिंपल सी बातें क्या है? पहले तो ये फॉर्मूला याद करना है, रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। ये एक ही बात है इसकी। ठीक है, सिंपल बात क्या है? जब इनिशियल टेम्परेचर मान लो T1 था तो रेजिस्टेंस उसके ऊपर R नोट था। R नोट लिया है तो यहाँ पर हम T नोट ले लेते हैं, T नोट, इसको T ले लेते हैं। ठीक है, T और T नोट। ठीक है, तो जब T नोट था तो रेजिस्टेंस R नोट था। जब टेम्परेचर बढ़ा के T कर दिया तो रेजिस्टेंस हो गया R। ठीक है, तो वेयर इज अल्फा? व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा की बात ध्यान रखनी है। अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बताएगा उसकी बातें अभी करेंगे। ठीक है, तो ये पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हेंस रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो मेटल एक अच्छा मेटल की तरह बिहेव नहीं करेगा, अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों अच्छे कंडक्टर की बिहेव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, वो इंसुलेटर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही इसका उल्टा सोचे, मेटल का टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा? मेटल का टेम्परेचर कम करने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। अच्छा बनते सुपर कंडक्टर भी बन सकता है। तो मैंने क्या बोला? सुपर कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कितना हो जाए? 0, उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, जो मैंने फॉर्मूला बताए हैं इस फॉर्मूला को दोबारा से डिस्कस कर ही रहे हैं अभी, तो ये बात समझना ध्यान से। तो मैंने क्या बताया? मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर से चीजें समझते हैं। मैंने पहले मेटल के बारे में लिखा था फॉर मेटल, अब मैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए लिखता हूँ फॉर मेटल। मेटल के लिए क्या लिखा था मैंने? इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम हो गया तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ने से आर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी दोनों बढ़ेंगी। ठीक है, ये दोनों चीजें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर की तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या होगा इस बात को भी समझिए। फॉर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर दोनों के लिए एक ही बात है,
बिल्कुल उल्टा है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर इससे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर का फॉर्मूला क्या पड़ा था, ml/ne² A टाउ। अब इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोलिजन क्या होने, कोलिजन तो होंगे ही नहीं इसमें। तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने लग जाएंगे। जैसे आपके पास कोई एटम है, एटम को आप एनर्जी दोगे, एनर्जी देने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा तो फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी, मतलब ये दोनों उल्टे होते हैं इससे। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर बनते जाएंगे। गुड कंडक्टर बनेगा कौन, सेमीकंडक्टर। कब, सेमीकंडक्टर कैन बिहेव एज ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। कब, हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर वो कंडक्टर बन सकता है। क्या बन सकता है, कंडक्टर। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर रखोगे तो वो रहेगा इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर अगर लो टेम्परेचर पे होगा, सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेगा वो, इंसुलेटर की तरह। ये सेमीकंडक्टर की बातें हैं। तो अल्फा की बात अभी हम करेंगे। अल्फा के बारे में भी बताऊंगा मैं। ये बात समझ में आ गई होगी। पहला बताया मैंने मेटल या कंडक्टर के बेस केस में क्या होता है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में बिल्कुल उल्टा है इसमें। तो एक केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक में रेजिस्टेंस कम होगा। अब हम अल्फा की बात, स्पेशली अल्फा की बात करने वाले हैं। देखो अल्फा के बारे में, अल्फा की बात करते हैं आगे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है अल्फा पे। अल्फा, ठीक है, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, सिंबल है इसका अल्फा। समझ में आ गई बात। चलो, ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप से हम डिसाइड करेंगे कि किसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम एक तो बात करने वाले हैं कंडक्टर की या मेटल की। मेटल के लिए अल्फा कैसा होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, और फिर हम बात करेंगे अलॉय की, अलॉयज की। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंडक्टर ही लिख देता हूँ, मेटल फिर ऐसा ना लगे ना 2 पार्ट मटेरियल है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने किस किस की बात करनी है बेटा, एक बात करनी है हमने मेटल की, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर की, एक इंसुलेटर की। ठीक है, या इसको मैं ऐसे डिफाइन करें। अब मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए पहले तो याद रखना है, कंडक्टर के लिए अल्फा होता है पॉजिटिव। कंडक्टर के लिए अल्फा कितना होता है, पॉजिटिव। अच्छा, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए अल्फा होता है नेगेटिव। अब ऐसा क्यों है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके लिए अल्फा लो होता है, ठीक है, नियरली लिख रहा हूं, नियरली इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव 0। क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े या रेजिस्टिविटी बढ़े, तो हम बोलेंगे दोनों, देखो डायरेक्टली है ना, दोनों डायरेक्टली हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो अल्फा पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा हो रहा है, अल्फा नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज ही नहीं हो रहा या स्मॉल चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे स्मॉल चेंज इन आर। तो हम बोलेंगे जो आर है, जो अल्फा है, वो इस तरीके से वेरी करता है। ये बात समझ में आ गई। तो अल्फा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव, अल्फा 0, ये चीजें हो गई। ठीक है, ध्यान रखनी है। अब अलॉय के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। अलॉय में आता है कॉन्स्टेनन, एग्जाम्पल हो गए ये मैंगनीन, ये सब अलॉय हैं। इनका अल्फा कैसा होता है, बहुत लो। इनका अल्फा कैसा होगा, बहुत लो। क्यों होगा अल्फा लो, अल्फा लो बेटा इसलिए होगा, अल्फा लो इसलिए होगा क्योंकि इनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। अगर ग्राफ को समझें, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ भी। ये पहला ग्राफ बना रहा हूं मैं रेजिस्टिविटी का, किसके लिए, कॉपर की रेजिस्टिविटी। कॉपर की रेजिस्टिविटी, कॉपर क्या है, मेटल है, टेम्परेचर के साथ। देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ना, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, इस ग्राफ को मैं फिर से एक बार कवर करूं। इसमें हो क्या रहा है, देखो जरा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है या रेजिस्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो ये हो गया सिलिकॉन का बनाओ या जर्मेनियम का बनाओ,
इनका ग्राफ बनेगा ऐसा। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें अलॉय की, अलॉय का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो अलॉय का रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ भी बेटा देख लो ध्यान से, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया तो आप इजिली इनको समझ सकते हो, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला भी अब बनाएंगे हम, अल्फा का फॉर्मूला करके दिखा दूंगा मैं यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर, समझ आ गई बात बेटा। चलो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए।